वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, वर्ष 2023 के लिए यूपीपीएससी की सीरीज़ स्टार्ट हो गई है। हर दिन प्रैक्टिस करेंगे जैसा हम प्रैक्टिस करते आए डेली। ठीक है, 2 से 3 टेस्ट मिलते रहेंगे हर दिन, जिसमें एक टेस्ट जो है रहेगा मिसलेनियस, यानी उसमें करंट अफेयर्स भी होगी, उसमें जो है स्टैटिक जीके भी होगी। और दूसरा और तीसरा टेस्ट रहेगा किसी एक सब्जेक्ट का। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज चलेंगे इस बार, सीक्वेंस वाइज, और सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज चलेंगे ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। 10 से 11 मंथ की ये जर्नी रहेगी। और इस बार जो इसकी पेड सीरीज़ स्टार्ट होगी वो पूरे साल भर के लिए होगी, आप कभी भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें भी जो है सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, फुल टेस्ट। जैसे कि हिस्ट्री का फुल हो गए 5-6, ज्योग्राफी के 5 हो गए। ठीक है, इस तरह से कर करके, और उसका टारगेट है अपना 50 फुल टेस्ट देने का। तो जुड़े रहिएगा। जिनको भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, और ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करनी है। अगर जीएस पेपर 1 के बारे में देखें, जो सामान्य अध्ययन की रणनीति है, तो इन सभी चीज़ों पर, ठीक है, यह है सिलेबस, इसी के अंदर से रहेगा। भारत, जैसा कि सभी को पता है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न, उसमें भी मध्यकालीन भारत, प्राचीनकालीन भारत और आधुनिक भारत। ऊपर नीचे इनका वेटेज रहता है, जैसे इस बार मॉडर्न इंडिया के प्रश्न कम पूछे गए। ठीक है, सामान्य अध्ययन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्न, भारत और विश्व का भूगोल हो गया, पर्यावरण में पारिस्थितिकी, उत्तर प्रदेश विशेष हो गया यानी यूपी स्पेशल, और उसी में जोड़ देते हैं उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स, जो कि 1-2 सवाल यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। इसके विपरीत अगर समीक्षा अधिकारी को देखें तो ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी स्पेशल के और यूपी की करंट के। करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी नेशनल और इंटरनेशनल स्तर की। तो इसी में देखें, अगर हम टॉपिक वाइज कुछ इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए हमको इंडियन इकोनॉमिक यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रैक्टिस करनी है, तो उसमें हम देखेंगे मुद्रा एवं बैंकिंग को। ठीक है, ये टॉपिक वाइज है। पूंजी बाजार, वित्त बाजार, लोक वित्त को, मुद्रास्फीति को, बौद्धिक संपदा संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बौद्धिक संपदा अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जनसंख्या शहरीकरण, जनसंख्या नगरीकरण, नगरीकरण, निर्धनता और बेरोजगारी को, खाद्य प्रसंस्करण और पशुपालन को, परिवहन एवं यातायात, बेरोजगारी और विविध। इसी तरह से जैसे इकोनॉमिक्स का हो गया, तो इसी तरह से भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के टॉपिक चलेंगे, भारतीय इतिहास के चलेंगे, सामान्य विज्ञान के चलेंगे, भारत और विश्व का भूगोल, पर्यावरण पारिस्थितिकी के चलेंगे, और यूपी स्पेशल तो मिसलेनियस ही होगा, एक तरफ से पकड़ के साइड को। करंट अफेयर्स जो है कुछ दिनों की ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कुछ हफ्तों की ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कुछ महीनों की ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस भी चलेगी। अब स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 1। और इस बार जो पेड सीरीज़ में थोड़ा बदलाव किया गया है। जैसे पिछली बार क्या था कि प्रश्न के नीचे ही आंसर दिया था, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 1 से लेकर 150 तक प्रश्न होंगे। ठीक है, फुल टेस्ट में, उसके बाद उसके आंसर दिए जाएंगे। और इस बार ये था कि जो प्रिंट आप लोग निकलवा रहे थे, जितने पेड वाले हैं उनकी बात हो रही है, कि नंबर ऑफ़ पेजेस जो है वो ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि फ़ॉन्ट बढ़ा था। फ़ॉन्ट जो है 16 में था वहाँ पर, अब फ़ॉन्ट कम करके 14 रखा जाएगा इस बार, ताकि कम पेज में पूरे के पूरे क्वेश्चन आप प्रिंट करवा लो, जो भी प्रिंट करवा के पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यूपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2023 के लिए। और जैसा कि ये सारे के सारे प्रश्न जो है पेड सीरीज़ में ऐड कर दिए जाएंगे, उसमें अलग से भी प्रश्न होंगे, ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन जो है अच्छे से तैयारी हो जाए। तो जिनको भी पेड ग्रुप में ज्वाइन करना है वो कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। तो पहला प्रश्न ये वही टेस्ट है, जैसे कि एक टेस्ट अपने को रखना है करंट अफेयर्स का, और उसमें कुछ प्रश्न स्टैटिक जीके के मिसलेनियस वाले। और जो दूसरा टेस्ट होगा, अगर वो आया इसके बाद या कल से स्टार्ट किया वो, तो एक टॉपिक वाइज जो है किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के उसका टॉपिक वाइज जो है करेंगे। देखिए, पढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। कुछ लोग जो है थ्योरी वाला पोर्शन पहले लेते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर उसमें से क्या करते हैं, एक आधा प्रश्न मतलब वैकल्पिक बनाकर या प्रश्न बनाकर पढ़ा दिया। मैं पहले एक टॉपिक को पढ़कर जैसे उसमें से प्रश्न तोड़ लेता हूँ, उसके बाद एक लंबी सी एक्सप्लेनेशन, जितना उससे जुड़ी हो, सब कुछ कवर हो जाए, ताकि थोड़ा सा जो है कम बोरिंग लगे पढ़ाई। चलिए, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट वाला है ये, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। भारत जो है मार्च 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य बना।
और दूसरा स्टेटमेंट है भारत दुनिया का पहला सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। ऐसा है क्या? पहला है क्या? देखिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। गलत है वाला स्टेटमेंट, तो जहाँ जहाँ दो है उसको हटा दीजिए, अपने को सही ढूंढना है। और 2020 में नहीं बल्कि 2017 में भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य बना। तो पहला वाला स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, 20 तो कोविड में घिरा रहा है, 21 कोविड में घिरा रहा, तो हटा दीजिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट को। डी है इसका आंसर, कोई भी सही नहीं है इसमें। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बात करें तो वर्ष 1974 में फ्रांस के पेरिस में स्थापित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। भारत मार्च 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य बना, न कि 2020 में। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है, न कि पहला। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की सदस्यता हेतु आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का सदस्य बनना आवश्यक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो कोई भी सही नहीं है, इसमें विकल्प डी सही है अपना। दूसरा प्रश्न WHO से रिलेटेड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, विश्व स्वास्थ्य संगठन से रिलेटेड। तो पहला कथन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में वर्ष 1948 में हुई थी और वर्तमान में WHO में 194 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। और तीसरा स्टेटमेंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का संचालन विश्व स्वास्थ्य सभा एवं सचिवालय द्वारा किया जाता है। बताइए कौन सा करेक्ट है? ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में वर्ष 1948 में हुई थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का संचालन विश्व स्वास्थ्य सभा एवं सचिवालय द्वारा जो है वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संयुक्त सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अथवा 2030 एजेंडा आह्वान करता है समृद्ध जीवन का, गरीबी उन्मूलन का, बेहतर स्वास्थ्य का और शांति का। और जितने भी इस बार जिनका भी प्रीलिम्स जो है क्लियर हो रहा है कट ऑफ मतलब आंसर की को मिलाकर, तो वो कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। ठीक है, मेंस प्रैक्टिस के लिए यहाँ बिल्कुल तीनों चारों स्टेटमेंट जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, शांति भी और समृद्ध जीवन एजेंडा 2030, ये सारा का सारा 1 2 3 4। तो देखिए, सतत विकास लक्ष्य या SDG अथवा 2030 एजेंडा बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति और समृद्ध जीवन सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही का आह्वान करता है। 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य जो है सतत विकास के लिए वर्ष 2030 के एजेंडा के अंग है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, ये प्रश्न 2 दिन पहले ही पूछा गया था। ठीक है, ये नहीं मतलब इससे मिलता जुलता SDG से रिलेटेड। तो लक्ष्य 1 की बात करें तो गरीबी की समाप्ति है, इसी तरह से मैच करने के लिए था, वहाँ पर 10 था, 13 था। लक्ष्य 6 में क्या है? जल और स्वच्छता है। लक्ष्य 9 में क्या है? उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास है। लक्ष्य 16 में क्या? शांति है, न्याय है और सशक्त संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि किस वर्ष से प्रभाव में आया या आई? कब से प्रभावी है ये? संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि वर्ष 1994 से, ऑप्शन नंबर डी। तो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, प्रभावी की बात पूछ रहा है, जो विश्व के समुद्रों और महासागरों के उपयोग के लिए एक नियामक ढांचा जो है प्रदान करती है। यह वर्ष 1994 से प्रभावी है, तो डी विकल्प करेक्ट है इसका। और यह समुद्री संसाधनों और समुद्री पर्यावरण के संरक्षण तथा समान उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट वाला है प्रश्न, बताने कि इनमें से कौन सा गलत है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और रेलवे सुरक्षा बल वर्ष 1982 में अस्तित्व में आया। बताइए कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट ही ढूंढना, तो इनकरेक्ट बताइए। रेलवे सुरक्षा बल वर्ष 1982 में अस्तित्व में आया, करेक्ट है वाला स्टेटमेंट।
और रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे पुलिस फोर्स एक केंद्रीय सशस्त्र बल है, गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है ये, ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल जो है वो रेल मंत्रालय के अधीन है। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, यही अपना आंसर हो गया, गलत ढूंढना, दूसरा वाला करेक्ट है। तो रेलवे सुरक्षा बल एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जो भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, वहाँ गृह मंत्रालय लिखा था, रक्षा मंत्रालय भी लिखा हो सकता था स्टेटमेंट गलत कराने के लिए। रेलवे सुरक्षा बल वर्ष 1982 में अस्तित्व में आया, जब विभिन्न रेलवे कंपनियों ने रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपने गार्ड नियुक्त किए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में पुनीत सागर अभियान किस सैन्य दल द्वारा शुरू किया गया? किस सैन्य दल ने शुरू किया है पुनीत सागर अभियान? नेशनल कैडेट कोर ने, एनसीसी ने। तो पुनीत सागर अभियान की शुरुआत जो है एनसीसी के द्वारा 30 मई 2022 को की गई। और इसका उद्देश्य क्या है? नदियों और झीलों सहित समुद्र तटों व अन्य जल निकायों में मौजूद प्लास्टिक तथा अन्य कचरे को साफ रखने हेतु जागरूकता फैलाना। एनसीसी के गठन की बात करें तो 1948 में इसका गठन हुआ था और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। तो एनसीसी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हो गया और रेलवे पुलिस फोर्स रेल मंत्रालय के। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में झीलें, सूची 2 में है राज्य जहां वो स्थित हैं। तो बताइए बेम्बनास झील कहाँ पर, लोकटक कहाँ पर, रेणुका कहाँ पर, लोनार कहाँ पर? तो लोकटक झील तो मणिपुर में है, रेणुका हिमाचल प्रदेश में है, बेम्बनास केरल की हो गई और लोनार झील हो गई महाराष्ट्र की। तो ए का हो गया 3, 1 से एलिमिनेट हो रहा शायद, ठीक है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो रेणुका झील हो गई हिमाचल प्रदेश में, बेम्बनास झील हो गई केरल में, लोकटक झील मणिपुर और लोनार झील हो गई महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्रांति और सूची 2 में है वो क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति, रजत क्रांति, काली क्रांति, गुलाबी क्रांति। इस तरह का प्रश्न परसों के एग्जाम में पूछा गया था यूपीपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है। काली क्रांति या ब्लैक रेवोल्यूशन जो है पेट्रोल उत्पादन या क्रूड ऑयल कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति का संबंध हो गया अंडा उत्पादन से और गुलाबी क्रांति हो गई प्याज उत्पादन या झींगा के उत्पादन से। तो ए का 4 हो गया और बी का हो गया 2, ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का 2, 1 से एलिमिनेट हो रहा है। तो ये कुछ क्रांतियां हैं इंपॉर्टेंट है और जिनसे उनका संबंध है वो, जैसे कि भूरी क्रांति चमड़ा उत्पादन और कोको उत्पादन से, हरित क्रांति कृषि उत्पादन से, ग्रे क्रांति पूछी गई थी उर्वरक उत्पादन से परसों, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से हो गई, लाल क्रांति मांस उत्पादन टमाटर उत्पादन से हो गई, गोल क्रांति आलू उत्पादन से हो गई और रजत फाइबर क्रांति का संबंध है कपास उत्पादन से और रजत क्रांति हो गई अंडा उत्पादन से, श्वेत क्रांति हो गई डेयरी या दूध उत्पादन से, पीली क्रांति तेल बीज उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन या कच्चे तेल का उत्पादन यानी क्रूड ऑयल उत्पादन, ठीक है। तिलहन से भी हो जाएगी ये। और स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति है बागवानी और शहद उत्पादन। स्वर्ण मतलब इसको गोल्डन क्रांति बोलते हैं। और एक है गोल्डन फाइबर क्रांति, वह जूट उत्पादन से है, ठीक है। तो याद रखिएगा गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से है और गोल्डन क्रांति किससे है? शहद और बागवानी उत्पादन से। और एक है रजत क्रांति, वो है अंडा उत्पादन से और रजत फाइबर किससे है? कपास उत्पादन से। ये इंपॉर्टेंट है, साल दर साल जो है पूछ ली जाती है। जैसे एक साल पूछ ली तो अगले साल नहीं पूछी या हर साल ही पूछ ली। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह है राजस्थान में, राजस्थान के बीकानेर में। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है और यह संस्थान वर्ष 1993 से बागवानी फल एवं सब्जी के अनुसंधान और विकास कार्य में लगा हुआ है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यह है पशु नस्ल और पशु। नाली भेड़ की नस्ल है, नागौर गाय की नस्ल है, शेखावटी बकरी की और मालपुरी भैंस की नस्ल है। देखिए नाली भेड़ की नस्ल है, सही है। नागौर गाय की नस्ल, शेखावटी बकरी की नस्ल, मालपुरी भैंस की नस्ल नहीं है। मालपुरी जो है एक भेड़ की नस्ल है, देसी भेड़ की नस्ल है।
तो मालपुरी भेड़ की एक नस्ल है और इस नस्ल का नाम जो है राजस्थान के टोंक जिले से मालपुरा शहर से मिलता है और यह भेड़ की देसी नस्ल है मालपुरी। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है? यह प्रश्न ऐसा है इंपॉर्टेंट किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए। अच्छा, जितने स्टूडेंट आरओ एआरओ वाले हैं, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है, उसकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो इस वर्ष के अंत में होगी। तो इस सीरीज से जो है पूरा प्रैक्टिस करते रहिएगा, उसकी इग्नोर ना करें, आरओ एआरओ वाले भी। तो झूम खेती तो पर्यावरण की शत्रु कहते हैं उसको, क्योंकि कतरन और जलन, ठीक है, कर्तन और दहन। झूम में क्या होता है, ये जैसे वन है तो इसको पेड़ वेड़ काटेंगे, यहाँ साफ सफाई करेंगे, कृषि करेंगे, फिर इसमें आग लगा देंगे, फिर यही प्रक्रिया किसी दूसरी जगह दोहराई जाएगी। तो पर्यावरण की शत्रु इसको बोलते हैं झूम खेती को। यहाँ सबसे अच्छा उत्तर हो जाएगा कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है, तो जैविक खेती, बिल्कुल ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बी है इसका आंसर। तो जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, इसमें जो है जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है जो स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। और यह कृषि बड़े पैमाने पर जानवरों एवं पौधों के कचरे, गोबर की खाद आदि के द्वारा की जाती है। जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो कई परिस्थितियां जो हैं जैविक खेती के जो है कई पारिस्थितिक लाभ हैं। वो लाभ कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि यह पारंपरिक खेती की तुलना में कम कीटनाशकों का उपयोग करती है, यह मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद करती है और यह जानवरों के कचरे को जो है वापस खेती में पुनर्चक्रित करती है और यह भूजल और सतही जल में नाइट्रेट लीचिंग को कम करती है। ठीक है, यह हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लाभ, जो कि मुख्य परीक्षा में भी आप लिख सकते हो उनको। 12वां प्रश्न, एक कल्टीवेटर जो कि एक ट्रैक्टर चालित उपकरण है का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। यहाँ डायग्राम बना दिया है, इससे आप पहचान कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में डायग्राम नहीं मिलेगा। जैसे कि कार्बोरेटर, ठीक है, एग्रीकल्चर का एक अलग कट ऑफ बनती है यूपीपीएससी में, तो एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक आधा प्रश्न ऐसे मिल सकता है, जैसे कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में यूज़ होता है, परसों के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, क्या करता है वो? उसका काम है ईंधन में, यानी ईंधन में, इंजन में जो है ईंधन और वायु के मिश्रण को जो है समान मात्रा में मिलाना, यानी पेट्रोल और वायु के मिश्रण को जो है मिश्रित करता है कार्बोरेटर। और यह है कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर का क्या काम है? मिट्टी में बीज बोने के लिए, फसलों को पानी देने के लिए, मिट्टी से खरपतवार निकालने के लिए, मिट्टी को ढीला करने और पलटने के लिए। तो मिट्टी को ढीला करने और पलटने के लिए काम आता है कल्टीवेटर। इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि डीप नॉलेज जो है चाह रहा है यूपीपीएससी या कोई भी आयोग, ठीक है, एक बेसिक आधार सी नॉलेज, ठीक है। तो क्या काम करता है? इसके विपरीत आपने देखा होगा, इसको खेत जोतते हुए भी देखा होगा, इसके हैरो भी एक रहती है, ठीक है। ये तो कल्टीवेटर हो गया, एक हैरो भी क्रॉस में रहती है, वो भी मिट्टी को काटती चलती है, नीचे की मिट्टी को ऊपर पलट देती है। ठीक है, फिलहाल ए है इसका आंसर। तो रखा जा सकता है इस तरह का एक आधा प्रश्न एग्जाम में। तो एक कल्टीवेटर जो एक ट्रैक्टर द्वारा संचालित है, ट्रैक्टर के पीछे रहता है, इसका उपयोग जो है मिट्टी को ढीला करने और पलटने के लिए होता है। कल्टीवेटर का उपयोग करने से जो है श्रम और समय की बचत होती है। ठीक है, इसमें एकल ढांचे से जो है कई सारे हल जुड़े होते हैं जो ट्रैक्टर द्वारा संचालित होते हैं और यह कम समय में ही अधिक मिट्टी को पलटने और जुताई करने में सक्षम होते हैं। मिट्टी को ढीला करने या पलटने की क्रिया जुताई या प्ररेखण कहलाती है। ठीक है, एक ही उसमें देखिए कितने हल जुड़े हैं, 3 आगे जुड़े हैं, 4 पीछे जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। व्यावसायिक कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फसल जो है बिक्री करने के लिए उगाई जाती है, परिवार के सदस्य फसल उगाने में लगे रहते हैं, बड़े जोत पर कार्य किया जाता है। व्यावसायिक कृषि में अधिक इनपुट का भारी मात्रा में उपयोग होता है। व्यावसायिक कृषि में कौन सा गलत है इसमें? बिल्कुल, फसल जो है बिक्री करने के लिए ही उगाई जाती है, परिवार के सदस्य फसल उगाने में नहीं लगे रहते। ठीक है, वो निर्वाह कृषि में होता है, ये व्यावसायिक कृषि है। बड़े जोत पर बिल्कुल काम होगा व्यावसायिक कृषि में, अधिक इनपुट का भारी मात्रा में उपयोग होता है व्यावसायिक कृषि में। दूसरा गलत है। तो बिक्री के लिए बड़े पैमाने पर फसल को उगाना या उत्पादन व्यावसायिक कृषि है, जिसका उद्देश्य है थोक विक्रेताओं या खुदरा दुकानों को व्यापक वितरण करना। तो दूसरा वाला गलत है, बी वाला विकल्प। देखिए, व्यावसायिक कृषि में पशुधन और चरने वाले पशुओं का उत्पादन शामिल है, जैसे कि कपास की कृषि हो गई, गन्ने की, कॉफ़ी की, चाय, केला, रबर, काजू, जूट इत्यादि जो हैं व्यावसायिक कृषि के अंतर्गत आने वाली फसलें हैं।
उड़ीसा के सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। इसे जून 1994 में एक जैव मंडल क्षेत्र घोषित किया गया। इसे वर्ष 2009 में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया। सिम्पलीपाल को मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से जाना जाता है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए स्टेट पीसीएस में 4 नेशनल पार्क इधर लिख दिए, 4 इधर कौन कौन से राज्य में हैं, तो वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर किसी नेशनल पार्क को लेकर जो कि वह न्यूज़ में भी नहीं रहा और अगर यूपीपीएससी उससे सवाल कर रही है या कोई दूसरा आयोग, तो अधिकतर स्टेटमेंट जो है वो सही ही रखेगी। 2 रखेगी तो 2 करेक्ट होंगे, 3 होगी तो ठीक है। अगर सिम्पलीपाल के लिए पहला स्टेटमेंट ये बना दिया कि झारखंड में स्थित है, तो गलत है वो स्टेटमेंट। लेकिन इस तरह के जो सवाल रखता है, ठीक है, तो करेक्ट ही होते हैं वो। तो जून 1994 में जैव मंडल क्षेत्र घोषित किया गया सिम्पलीपाल को, और वर्ष 2009 में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया। इसको ये भी सही है। और सिम्पलीपाल को मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हो जाते हैं। तो सी है इसका आंसर 1 2 3। तो सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को जून 1994 में एक जैव मंडल क्षेत्र घोषित किया गया। इसे वर्ष 2009 में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया। और यह सिम्पलीपाल कुलडीहा हथगढ़ हाथी रिजर्व का भी हिस्सा है, जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। ठीक है, कुलडीहा हथगढ़ हाथी रिजर्व। अब 15वां प्रश्न है, वह सामान्य वन भूमि जो किसी विशेष समुदाय द्वारा स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित की जाती है कहलाती है। सामुदायिक वन संसाधन, सामुदायिक कृषि, संरक्षित वन या पारिस्थितिक निकेत। ये कहलाती है सामुदायिक वन संसाधन, ऑप्शन नंबर ए। तो सामुदायिक वन संसाधन वह सामान्य वन भूमि है जिसे किसी विशेष समुदाय द्वारा स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। समुदाय द्वारा इसका उपयोग गांव की पारंपरिक और प्रथागत सीमा के भीतर उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच तथा ग्रामीण समुदायों के मामले में जो है परिदृश्य के मौसमी उपयोग के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, तो विकल्प ए जो है वो करेक्ट हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता यानी CCIT निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा प्रस्तावित एक समझौता है। किस देश के द्वारा है? भारत द्वारा प्रस्तावित एक समझौता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता यानी CCIT एक प्रस्तावित संधि है जिसका उद्देश्य है सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का अपराधीकरण करना और आतंकवादियों उनके वित्त पोषकों और समर्थकों को धन, हथियार और सुरक्षित शरण स्थल तक पहुंचने से वंचित करना। यह समझौता वर्ष 1996 में जो है भारत द्वारा प्रस्तावित एक समझौता है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया जाना शेष है, अभी तक नहीं अपनाया है। नंबर 17 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा सेनेगल देश की अवस्थिति कहाँ पर है? यह है पश्चिमी अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए। तो सेनेगल जो है पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी है डकार, और सेनेगल के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मैकी सॉल। और हाल ही में सेनेगल और भारत ने अपने राजनीतिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसलिए न्यूज़ में है सेनेगल जो कि पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन कारण वाला सवाल है। इस तरह का एक आधा प्रश्न जो है पूछा जाता है एग्जाम में। श्रेष्ठ योजना की शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई, और कारण है इसका मुख्य उद्देश्य देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है। श्रेष्ठ योजना की शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई। कथन तो करेक्ट है। कारण क्या है इसका, क्यों की गई? क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान करना। तो बिल्कुल इसका कारण भी सही है और कथन कारण दोनों सही हैं, और व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है।
तो श्रेष्ठ योजना की शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा की गई और इसका मुख्य उद्देश्य है देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान करना। इसके अंतर्गत CBSE से संबद्ध निजी स्कूलों के कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 में प्रवेश दिया जाएगा। तो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। देखिए, वर्ष 2022 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जीता है? भारत ने जीता है। तो भारत ने पहली बार, इसलिए इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH हॉकी यानी फिच हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जीता। और हाल ही में स्विट्जरलैंड के लुसान में 5 जून 2022 को आयोजित फाइनल मुकाबले में भारत ने जो है पोलैंड को 6-0 से हरा दिया और ये खिताब जीत लिया। और इससे पहले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर बन चुका था UPPSC का, वरना इसी बार ये सवाल पूछा जा सकता था। ठीक है, एक 44 साल वाला जो विश्व ब्रिज चैंपियनशिप जीती थी भारत ने, जिसमें उसने तीसरे दर्जे का पुरस्कार जीता यानी कांस्य पदक। तो इस तरह का जो है प्रश्न पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो पहली बार जीता है इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। भारतीय लिपस्टिक पौधा जो कि एक दुर्लभ पौधा है, हाल ही में भारत के किस राज्य में मिला है? ठीक है, 100 सालों के बाद मिला है ये पौधा। ये मिला नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में। तो सी है इसका आंसर। तो देखिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं को 100 साल से भी ज़्यादा समय के बाद नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में एक दुर्लभ पौधा मिला है जिसे कभी भारतीय लिपस्टिक पौधा कहा जाता था। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? एसिंथस मोनेटेरिया डन। ठीक है, एसिंथस मोनेटेरिया डन जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, और लेकिन इसे आम भाषा में भारतीय लिपस्टिक पौधा यानी इंडियन लिपस्टिक प्लांट कहा जाता है। भारतीय लिपस्टिक नाम का दुर्लभ पौधा अरुणाचल प्रदेश के अजा जिले से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसका यह नाम पौधे में उपस्थित ट्यूबुलर रेड कोरोला के कारण पड़ा है। तो भारतीय लिपस्टिक पौधा अरुणाचल प्रदेश का। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और डेली प्रैक्टिस में रहिए कल से। ठीक है, एक दिन का आराम काफ़ी था, 12 को एग्ज़ाम था और 13 को आपको पूरा आराम मिला और 14 से आज ही है सीरीज़ स्टार्ट। और बाकी जो भी पेड सीरीज़ से जुड़ना चाहें 2023 की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, सेम नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप जो है जुड़ सकते हो आज से ही। धन्यवाद।